कुछ दिन पहले यूनान में एक कश्ती डूबने का वाकया पेश आया। ये कोई बड़ी कश्ती नहीं बल्कि छोटी मछलियां पकड़ने वाली थी। इस कश्ती में 750 लोग सवार थे। ये वो लोग थे जो अपने मुल्क की गुर्बत से तंग आकर यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे थे। इस कश्ती में 400 के करीब पाकिस्तानी लोग मौजूद थे जो अपने घरों से न जाने कितने ख्वाब पूरे करने निकले थे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि चंद ही लम्हों में इनके साथ क्या होने वाला है और इन्हें मारने के लिए कश्ती को उल्टाने की साजिश की जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस कश्ती में बैठने वाले लोगों के लिए पहले से ही जगह सिलेक्ट की गई थी कि किस मुल्क के लोग किस हिस्से में बैठेंगे। कुछ कंट्रीज के लोगों को ऊपर बिठाया गया था, जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में बिठाया गया था, क्योंकि वो ये जानते थे कि उन्होंने आगे क्या करना है और वो ये चाहते थे कि दूसरे कंट्रीज के लोगों को बचाकर पाकिस्तानियों को मार दिया जाए। ये लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। बेरोजगारी से तंग आकर इन बेचारों ने यूरोप जाने का गलत तरीका चुना और फिर बदकिस्मती से रास्ते में कश्ती उलटने की वजह से इनकी मौत हो गई। यहाँ अफसोस की बात यह है कि 400 के करीब पाकिस्तानी मुसाफिरों में से सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 लोग ही बच पाए। इनमें से एक ऐसा बदकिस्मत खानदान था जिनके 12 लोग लाखों रुपए खर्च करके मौत के मुंह में चले गए। इस कश्ती में एक ऐसा बेटा भी था जिसके बाप ने एजेंट को 25 लाख रुपए अपने हाथ से दिए। एजेंट ने हवाई जहाज के जरिए इटली पहुंचाने का वादा किया, लेकिन इसे भी उस बदकिस्मत कश्ती में बिठा दिया। ये अब तक का दूसरा खौफनाक हादसा है। इससे पहले भी 2015 में एक खौफनाक हादसा पेश आया था। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती डूबने की वजह से 1100 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। आखिर वजह क्या है? सब कुछ जानते हुए भी लोग गैर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने को क्या कहते हैं और ये लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने को डंकी कहा जाता है, जो इंतहाई खतरनाक और महंगा अमल है जिसमें जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कश्ती में कई इंडियंस लोग भी मौजूद थे, जिनमें से किसी एक के मरने की खबर भी नहीं मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें शाम और लीबिया के लोग भी मौजूद थे जिसके मरने की खबर अभी तक सामने नहीं आई। इस कश्ती में पानी न मिलने की वजह से 6 लोग मर गए थे। मेरे ख्याल में उन मरे हुए लोगों के खानदानों से अपनी जान छुड़ाने के लिए इन्होंने बाकी के लोगों की भी जान ले ली, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल हैं, क्योंकि कश्ती उलटने की वजह से ज्यादा हलाकत उन लोगों की ही होगी जो लास्ट पर बैठे थे, और जो लोग ऊपर बैठे थे इन्हें डूबने से पहले ही बचा लिया गया। इस कश्ती में बचने वाले पाकिस्तानी चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जानबूझकर अचानक कश्ती को उल्टाया गया। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इस बोट का इंजन भी खराब था, जिसकी वजह से 6 दिनों तक ये कश्ती बगैर हिले जुले एक ही जगह पर खड़ी रही। अब यहाँ बहुत ज्यादा सवालात अपना सर उठा रहे हैं कि जब रेस्क्यू टीम्स वहाँ पहुँची तो इन्हें बचाया क्यों नहीं गया। लीबिया और यूनान जैसे मुल्क इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि इस कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर वो सब ये जानते हुए भी अनजान क्यों बने? आखिर उन पाकिस्तानियों को क्यों नहीं बचाया गया, जिसकी वजह से अब यूनान के लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और अपनी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कश्ती जानबूझकर उल्टाई गई ताकि लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर जाएं। और जैसा वो चाहते थे वो सब प्लान के मुताबिक ही हुआ और सैकड़ों लोग इस दुनिया से चले गए। पाकिस्तानियों को सबसे नीचे बिठाकर यूनान और लीबिया जैसे कंट्रीज ये साबित कर रहे थे कि पाकिस्तानियों की कोई भी वैल्यू नहीं है। बचने वाले पाकिस्तानियों के मुताबिक बॉर्डर पर यूनान की पुलिस जानबूझकर हम तक लेट पहुंची ताकि इनमें से कोई भी बच न सके। हम चीख चीख कर रेस्क्यू को पुकारते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे पास पहुंचने की बजाय हेलीकॉप्टर्स पर चक्कर लगाना शुरू कर दिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कश्ती डूबने से पहले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा चुकी है, लेकिन कश्ती डूबने के बाद की सूरत-ए-हाल किसी के सामने भी नहीं आई। ऐसा शायद इसलिए किया होगा कि कोई भी पाकिस्तानी दोबारा इन कंट्रीज में जाने की ख्वाहिश ही पैदा न कर सके। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर पाकिस्तानियों को जरूरत ही क्या थी कि ऐसे गैर कानूनी रास्ते से सफर करें? तो इसका साफ जवाब पाकिस्तान की गुर्बत है। यूरोप जाने के ख्वाब देखने वाले नौजवान पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स को लाखों रुपए देते हैं। ये एजेंट्स ज्यादातर गुजरात और गुजरावाला से होते हैं। लाखों रुपए लेकर
लेकर यूरोप जाने वाले ख्वाहिशमंदों को एसी बसेस के जरिए क्वेटा पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट लगने लगता है। लेकिन आंखें तो उस वक्त खुलती हैं जब ये जिला चांगी पहुंचते हैं और इनका पड़ाव नौकंडी में होता है। इस शहर की आबादी 20,000 से जायद है, जिसकी इकोनॉमी इंसानी स्मगलिंग पर ही चलती है। यहाँ सोने की कान भी मौजूद है, लेकिन रोजगार न होने की वजह से वो लोग इंसानी स्मगलिंग करने पर मजबूर होते हैं। भुट्टो के दौर में डंकी का काम शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। नौकंडी ही वो जगह है जहाँ डंकी लगाने वालों की आंखें खुलना शुरू होती हैं, यानी इनके साथ लूटमार की जाती है। उनका सामान यहाँ तक के जूते भी चुरा लिए जाते हैं। इसके बाद जब ये लोग ईरान के बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो अहलकारों को रिश्वत देकर ईरान में दाखिल होते हैं। यहाँ पाकिस्तानी एजेंट्स का काम खत्म हो जाता है। इन लोगों को 6 से 7 घंटों तक पहाड़ी इलाकों और तपते रेगिस्तान में पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है। जिस तरह वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, सेम इसी तरह एजेंट भी किसी के लिए नहीं रुकता। मरने वालों की तो ये परवाह भी नहीं करते। इन एजेंट्स को सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। यहाँ से ईरानी एजेंट्स का काम शुरू हो जाता है। ये अपनी रकम पहले और लाखों में लेते हैं और पाकिस्तानियों को कारों में बिठाकर तेहरान ले जाते हैं। ये सफर 6 से 7 घंटों का होता है। यहाँ से लोग माकू पहुँचते हैं। पाकिस्तान से आने वालों की तादाद अब बहुत कम रह जाती है। कुछ लोग तो पाकिस्तानी हुकाम के हाथ लग जाते हैं और कुछ को तो डिपोर्ट कर देते हैं। बचने वाले कुछ लोग तुर्क बॉर्डर पर पहुंचते हैं। यहाँ माकू इंसानी स्मगलिंग का हब है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना इंतहाई खतरनाक और मुश्किल होता है। ये बात आप जान लें कि इन लोगों को सिर्फ इस सफर की मुश्किलात का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि बलूचिस्तान और ईरान में अगवा की वारदातों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें अगवा करके इंतहाई बुरे हालात में रखा जाता है और उन लोगों के घर वालों से पैसों का मुतालबा किया जाता है। पैसे न मिलने की सूरत में इन लोगों को मारते हुए वीडियोस बनाई जाती हैं और इनके घर वालों को भेजी जाती हैं। लेकिन फिर भी पैसा न मिलने पर इन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। आइए वापस डंकी के सफर पर आते हैं। माकू एक ऐसा इलाका है जहाँ कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। जो एजेंट ने कह दिया वही होगा। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि तुर्की में कैसे दाखिल हुआ जाए। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए तुर्की ने ईरान और शाम के बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं। यहाँ गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई खुशकिस्मती से बच जाए तो वो इस्तांबुल पहुँचता है। यहाँ से इन लोगों को बोट्स या फिर बाय रोड यूनान पहुँचाया जाता है। डंकी के इस सफर में कोई भी गारंटी नहीं होती, कहीं भी किसी भी वक्त जान जा सकती है या फिर उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से सालाना 30 से 40 हजार लोग डंकी लगाते हैं और डेली 3 से 3.5 हजार लोग ये खतरनाक सफर तय करते हैं। अब तो खवातीन और बच्चों ने भी ये सफर करना शुरू कर दिया है। ये वो खवातीन और बच्चे होते हैं जिनके घर वाले ऑलरेडी डंकी लगाकर यूरोप में सेटल्ड होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डंकी लगाने वाले हर 10 अफराद में से एक फर्द जरूर यूरोप पहुंच जाता है। डंकी के इस सफर में पहले भी लोग मरते रहे हैं, लेकिन अब जो यूनान में हादसा हुआ ये इंतहाई खतरनाक और दिल दहला देने वाला है। हमारी हुकूमतों को अब इस मौत के सफर को बंद करना होगा ताकि लोग बेमौत न मारे जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।